अधीर ने अपनी नज़र घुमाकर पूरे रूम की ओर देखा। उसकी नज़र टेबल पर रखे पानी के जग पर गई। अधीर ने वो जग उठाकर सारा का सारा पानी कृतिका के ऊपर डाल दिया। अचानक चेहरे पर पानी गिरने से कृतिका हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई। कृतिका को अभी भी अपनी पूरी बॉडी में तेज पेन फील हो रहा था, लेकिन वो अपने पेन को इग्नोर करके डरते हुए सामने देख रही थी, जहां अधीर अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। अधीर ने आगे बढ़कर कृतिका के बालों को पकड़ उन्हें खींचते हुए कहा, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम सिर्फ मेरी एक गुलाम हो और मैं तुम्हारा मालिक। तो वो करो जो एक गुलाम का काम होता है। अगले 30 मिनट में मेरे लिए लंच तैयार करो। अगर 1 मिनट भी लेट हुई वो आगे के लिए तैयार रहना। कहते हुए अधीर कृतिका के बालों को छोड़ उसके हाथ पकड़ बेड से नीचे पटक देता है। तुम्हारी यही औकात है। ये कहते हुए अधीर बाथरूम में चला जाता है। कृतिका कैसे भी करके अपने शरीर की सारी ताकत जुटाकर जमीन से खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। वो सिर्फ सोना चाहती थी, लेकिन उसे डर था अगर उसने लंच बनाने में जरा भी देर कर दी तो अधीर उसे और दर्द पहुंचाएगा। कृतिका अपने शरीर से ब्लैंकेट को लपेटते हुए खड़ी हुई और उनसे बाहर चली गई। वो लंगड़ा रही थी। कृतिका नीचे अपने रूम में आई जिसमें वो रहती थी। कृतिका ने अपने कुछ गिने चुनी पुरानी ड्रेसेस में से एक ड्रेस पहनी और वो किचन में लंच बनाने के लिए चली गई। कृतिका जल्दी जल्दी लंच बना रही थी, साथ ही वो ध्यान रख रही थी कि वो कोई गलती ना करे। इंडिया, मुंबई, देवांशी और गौरी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आसपास पूरे कॉलेज को देखते हुए जा रही थी। कॉलेज बहुत ही बड़ा और सुंदर था, जिसे देवांशी और गौरी भी देख रहे थे। वो दोनों अभी अपनी क्लास को ढूंढ ही रहे थे, तभी उन्हें सामने बैठे कुछ लड़के और लड़कियों का ग्रुप दिखाई दिया। उन्हीं के सामने कुछ और स्टूडेंट थे। वो उनके सीनियर थे जो जूनियर की रैगिंग कर रहे थे। दिवांशी और गौरी उन सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी, क्योंकि वो पहले ही दिन कोई लफड़ा नहीं चाहती थी। पर उनकी बुरी किस्मत, सीनियर्स ने एक लड़की की नज़र उन दोनों पर चली गई। उस लड़की ने दिवांशी और गौरी को रोकते हुए कहा, ओ हेलो मिस, ऐसे कहाँ जा रही हो? क्या इस कॉलेज की नियम नहीं मालूम? पहले सीनियर्स को सैल्यूट करना होता है। उस सीनियर की बात सुन देवांशी और गौरी दोनों ही अपनी जगह पर रुककर उन्हें देखने लगे। गौरी ने कंफ्यूजन में उन्हें देखते हुए कहा, दी, लगता है आपने कॉलेज के रूल्स अच्छे से नहीं पढ़े। उनमें ऐसा कोई रूल नहीं है, आप एक बार फिर से उन्हें पढ़िएगा। गौरी की बात सुन वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट को हंसी आ गई, यहाँ तक कि उस लड़की के सीनियर्स फ्रेंड्स को भी। उस लड़की ने गौरी को घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और इन लोगों के साथ आकर खड़ी हो जाओ। उसने अपने सामने खड़े हुए बाकी न्यू स्टूडेंट की तरफ इशारा किया। देवांशी और गौरी ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वो दोनों आकर बाकी स्टूडेंट के सामने खड़ी हो गई। वहाँ मौजूद स्टूडेंट ने जब देवांशी और गौरी की खूबसूरती को देखा तो वहाँ सब उससे उन्हें देखते रह गए। वो दोनों ही इतनी सुंदर और खासकर उन्हें देवांशी की खूबसूरती अट्रैक्ट कर रही थी। बिना किसी मेकअप के भी देवांशी बहुत सुंदर थी। वहीं देवांशी की नीली आंखें और भी ज्यादा सुंदर थी। कुछ लड़कियां जिनके बॉयफ्रेंड देवांशी और गौरी को ही देख रहे थे, उन्हें अब उन दोनों से जलन हो रही थी। उस सीनियर लड़की ने देवांशी और गौरी को जलन भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, तो अब तुम दोनों अपनी रैगिंग के लिए तैयार हो जाओ। उस सीनियर की बात सुन गौरी उसे देखते हुए कही, लेकिन रैगिंग तो बैन है ना, आप ऐसा नहीं कर सकती। गौरी की बात सुनकर वहां मौजूद एक और लड़की ने हंसते हुए कहा, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें पता न हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये कॉलेज मेरे डैड का है, तो इससे क्या हुआ? आप रैगिंग नहीं कर सकती हो, वरना मैं आपकी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। गौरी ने उस लड़की को घूरते हुए कहा। वही दीवानसी भी उस लड़की को अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि ये कॉलेज ओबराय इंडस्ट्रीज के अंडर आता था, मतलब ये कॉलेज उसके पति का है। लेकिन ये लड़की साफ झूठ बोल रही थी। उस लड़की का नाम रेचा था। वो इस कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी थी, इसीलिए उसे लगता था ये पूरा कॉलेज ही उसका है। गौरी की बात सुनकर ऋचा का गुस्सा आ गया, क्योंकि गौरी उन्हें हर बात का उल्टा जवाब दे रही थी। इसीलिए उसका ईगो हर्ट हो गया था। ऋचा अपनी जगह से आगे बढ़कर गुस्से में गौरी पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही देवांशी ऋचा के हाथों को पकड़ लेती है। देवांशी की पकड़ इतनी तेज थी, ऋचा अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रही थी। ये सब शंकर की ट्रेनिंग का ही असर था। देवांशी इतनी स्ट्रांग हो गई थी। देवांशी ने ऋचा के हाथ को एक झटके के साथ छोड़ दिया, जो इतनी तेज था जिससे ऋचा अपने आप को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। ऋचा के गिरते ही हर कोई ऋचा के ऊपर हंसने लगा, जिससे ऋचा को बहुत गुस्सा आ रहा था। खबरदार जो गौरी को एक हाथ भी लगाने की कोशिश की तो देवांशी ने ऋचा को घूरते हुए गुस्से से कहा। लेकिन फिर भी देवांशी की आवाज इतनी प्यारी थी, हर किसी को एक मीठे शहद की तरह लग रही थी।
अभी हर कोई ऋचा के ऊपर हँसी रहा था, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, इंटरेस्टिंग, जो एक लड़की की थी। सभी ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो ये आवाज़ उन सीनियर्स के पीछे से आई थी। सभी उस तरफ देखने लगे। एक लड़का जो उन सभी के पीछे बेंच पर लेटा हुआ था, वो लड़का बेंच पर बैठ गया। सभी उसके आगे से हट गए। अब उस लड़के को साफ-साफ देखा जा सकता था। इस लड़के का नाम ऋषभ था, जो पॉलिटिशियन का बेटा और सीनियर्स का लीडर था। उस ऋषभ ने जब देवांशी को देखा तो वो भी देवांशी को देखता ही रह गया। ऋषभ की इमेज पूरी कॉलेज में एक प्ले बॉय की तरह थी। वो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता था और न जाने कितनों के साथ तो उसने वन नाइट स्पेंड भी किया था। ऋषभ ने देवांशी को भी अपनी ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। देवांशी की ब्यूटी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। ऋषभ देवांशी की तरफ आगे बढ़ने लगा। देवांशी भी ऋषभ को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी। ऋषभ आकर देवांशी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था। वो देवांशी से कुछ कहता तभी एक सीनियर ने सभी को इन्फॉर्म करते हुए कहा, अरे टीचर आ रहे हैं, चलो यहाँ से। सभी ने उस तरफ देखा तो एक टीचर उनकी तरफ ही आ रहे थे, इसीलिए सभी सीनियर्स वहां से जाने लगे। ऋचा ने जल्दी से ऋषभ का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगी, लेकिन ऋषभ बार बार पलट कर देवांशी को ही देख रहा था। सभी के जाने के बाद देवांशी और गौरी ने एक दूसरे को देखते हुए अपने सर को ना में हिलाया और अपनी क्लास ढूंढने के लिए चली गई। जल्दी उन्हें उनकी क्लास भी मिल गई। देवांशी गौरी ने जब क्लास में एंटर किया तो वहां मौजूद हर बच्चा उन दोनों को ही देखने लगा, लेकिन वो सभी को इग्नोर करती हुई बीच की बेंच पर जाकर बैठ बैठ गई। कुछ ही समय में वहां पर टीचर आ गए तो उनकी क्लास स्टार्ट हो गई। इसी तरह देवांशी और गौरी की लगातार क्लास चली। उसके बाद उनकी छुट्टी हो गई। शाम को देवांशी और गौरी दोनों ही क्लासरूम से बाहर निकलकर कॉलेज गेट की तरफ जाने लगी। वो दोनों आज बहुत ज्यादा थक गई थी। कॉलेज सच में थका देता था। उन्हें जाते हुए दूर खड़ा ऋषभ भी देख रहा था। वो देवांशी और गौरी के पास जाने ही वाला था, तभी उसके रास्ते में ऋचा आ गई। ऋचा ने ऋषभ को घूरते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? ऋचा का सवाल सुन ऋषभ हड़बड़ाते हुए कहा, मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम उन दोनों नई लड़कियों के पीछे जा रहे थे। ऋचा की बात से ऋषभ हड़बड़ा गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ऋषभ ने अपनी सफाई देते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनने के बाद भी ऋचा के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था। ऋचा ने जाते हुए देवांशी को घूरा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गिराने की, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। देवांशी और गौरी जब कॉलेज से बाहर आए तो कॉलेज गेट से थोड़ी ही दूरी पर एक लग्जरियस कार खड़ी थी जिसमें शंकर बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। देवांशी और गौरी जल्दी से कार के पास चले गए। देवांशी ने कार के अंदर देखते हुए थोड़ा उदास होकर कहा, क्या वो नहीं आए? शंकर ने देवांशी के उदास चेहरे को देखते हुए एक स्माइल के साथ कहा, बॉस की एक जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए वो नहीं आ पाए। देवांशी अपना सर हाँ में हिलाकर कार में बैठ गई। गौरी भी देवांशी के साथ कार में बैठ गई। उसके बाद उनकी कार वहां से निकल गई। हॉस्पिटल मिहिर अपने कैबिन में बैठा हुआ पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तभी एक तेज आवाज के साथ कैबिन का दरवाजा खुला। आवाज इतनी तेज थी जिससे मिहिर के हाथ में पड़ी हुई रिपोर्ट गिर गई। मिहिर ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां महक खड़ी थी, उसे गुस्से से घूर रही थी। मिहिर ने महक को घूरते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम क्या मुझे हार्ट अटैक देकर मारना चाहती हो? महक मिहिर की बातों को इग्नोर कर गुस्से में चलती हुई मिहिर के टेबल के पास आकर उस पर अपने हाथ को तेजी से पटकते हुए चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो? जब तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, उसके बावजूद भी क्यों तुमने इंगेजमेंट के लिए हाँ कहा? और तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करते हो। महक को इतना गुस्सा और चिढ़ा हुआ देखकर मिहिर एक स्माइल के साथ अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मिहिर की बात सुन महक उससे गुस्से से घूरते हुए कहती है, तो तुमने इस शादी के लिए हाँ ही क्यों की? तो तुम अपने पेरेंट्स से मना कर दो, तुम्हें मुझसे एंगेजमेंट नहीं करनी है। मिहिर ने आराम से चेयर पर लीन होते हुए कहा। मिहिर को इतना केयरफ्री देख महक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो जानती थी मिहिर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था महक अपने डैड से मना नहीं कर सकती, क्योंकि इस मैरिज से उन्हें अपने बिजनेस में फ़ायदा होने वाला था और वो महक की बात बिल्कुल नहीं मानने वाले थे। महक को शांत देख मिहिर ने वापस रिपोर्ट उठाकर उसे पढ़ते हुए कहा, अगर तुम अपने डैड को मना नहीं कर सकती तो इस इंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाओ, माई लिटिल फियांसे। महक ने मिहिर के हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट को उसके हाथ से छीन नीचे फेंकते हुए चिल्लाकर कहा,
तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अगले ही पल मिहिर अपनी चेयर से खड़ा होकर महक के पास आया। मिहिर ने महक को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ हल्का सा लिफ्ट करके टेबल पर बिठा दिया और महक के पैरों के बीच में खड़ा हो गया। मिहिर ने ये सब इतना जल्दी किया कि महक को रिएक्ट करने तक का भी मौका नहीं मिला। मिहिर ने महक के शरीर को अपने शरीर के पास करते हुए इस बार भारी आवाज में कहा, मिस महक, अपनी हद में रहिए, मुझे बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और रही बात ये एंगेजमेंट करने की, तो मैं ये सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम मान लेती तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो तो मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। तो क्या तुम अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मेरी लाइफ बर्बाद कर दोगे? महक ने मिहिर की आंखों में देखते हुए कहा। मिहिर ने महक के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम कह दो तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो और मैं इस एंगेजमेंट से मना कर दूंगा। नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। मैं ही पागल थी जो पहले तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार करती थी, लेकिन अच्छा हुआ जल्दी मैंने अपनी ये गलती सुधार ली। महक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मिहिर को महक की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। मिहिर ने महक की आंखों में देखते हुए हल्के गुस्से से कहा, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं शादी तो तुम्ही से करूंगा। कहते हुए मिहिर महक के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। मिहिर बहुत फोर्स और पैशन के साथ महक को किस कर रहा था। महक ने मिहिर को धक्का देने की कोशिश की लेकिन वो मिहिर को अपने आप से दूर नहीं कर पा रही थी। महक भी धीरे धीरे मिहिर की किस्में खोने लगी थी। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन आखिर में वो भी मिहिर से प्यार करती थी। वो भी सालों से महक भी मिहिर को किस बैक करने लगी। कुछ ही समय में उनकी किस बहुत ज्यादा सॉफ्ट और पेशेंट हो गई थी। मिहिर और महक अभी एक दूसरे को किस करने में खोए ही हुए थे। तभी कैबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया। पहले तो उन्होंने इस आवाज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, लेकिन जब सेकंड टाइम नॉक हुआ तो महक अपने सेंस में आ गई। महक ने मिहिर को अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मिहिर तो जैसे महक को छोड़ना ही नहीं चाहता था। महक ने जब देखा मिहिर उसे नहीं छोड़ रहा तो महक ने मिहिर के होठों पर बाइट कर लिया। महक के बाइट करते ही मिहिर को अपने लोअर लिप में तेज दर्द हुआ। मिहिर जल्दी से महक से दूर हो गया। मिहिर के दूर होते ही महक अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। उसके बाद बिना मिहिर को देखे महक सीधा कैबिन का दरवाजा खोल कैबिन से निकल गई। महक के जाते ही एक नर्स कैबिन में एंटर हुई। डॉक्टर, आपके वार्ड नंबर 25 के पेशेंट को चेक करना है। अरे सर, आपके होंठ पर ये चोट कैसे लगी? नर्स ने मिहिर के होंठ को देखते हुए कहा, जिसमें कट लगा हुआ था और उसमें से हल्का खून भी निकल रहा था। मिहिर ने अपने फिंगर को अपने लोअर लिप से टच किया तो उसमें खून लगा था। मिहिर ने महक को याद करते हुए एक हल्के स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं, बस एक जंगली बिल्ली अपनी निशानी देकर गई है। क्या सर? मिहिर की बात समझ न आने पर नर्स ने एक बार और पूछा। कुछ नहीं कहते हुए मिहिर टेबल से अपना स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट उठाकर कैबिन से बाहर निकल गया। नर्स भी मिहिर के पीछे बाहर निकल गई। महक मिहिर की कैबिन से निकलकर सीधे हॉस्पिटल के पार्किंग में अपनी कार के पास आ गई। महक ने अपनी कार में बैठते हुए स्टीयरिंग पर तेजी से अपने हाथों को मारते हुए कहा, महक तू पागल है? तू भला मिहिर को कैसे किस कर सकती है? तू तो वहाँ इंगेजमेंट तोड़ने की बात करने गई थी और तू उसे किस करके आ गई? तू सच में बेवकूफ है। महक मिहिर की कैबिन से तुरंत निकल गई थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो मिहिर को फेस नहीं करना चाहती थी। महक अपने इमोशन को काबू कर सामने देखते हुए कहा, मिहिर बजाज, तुम देखना, तुम्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। महक अपनी कार स्टार्ट करके पार्किंग से अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ शंकर की कार ओबराय विला के बाहर पहुंचती है। गार्ड जल्दी से घर का दरवाजा खोल देता है। शंकर कार को ओबराय विला के मेन गेट पर रोकता है। दिवानजी और गौरी कार से बाहर निकल विला के अंदर जाने लगता है। शंकर भी कार को लेकर ओबराय इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। दिवानजी और गौरी जब विला में एंटर करते हैं तो उन्हें लिविंग हॉल में ही दादी और आयशा बैठे हुए मिल जाते हैं। शिवांशी और गौरी भी उनकी तरफ चले जाते हैं। वो दोनों एक साथ दादी को साइड हक करते हुए कहते हैं, दादी आपको पता है हमने आपको मिस किया। सिर्फ दादी को ही मिस किया, मुझे नहीं। आयशा एक क्यूट फेस बनाते हुए कहती है। आयशा की बात सुन दादी, शिवांशी और गौरी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। हमने आपको भी मिस किया आयशा दी। वो दोनों भी सोफे पर दादी और आयशा से बात करने लगती है। तुम दोनों का कॉलेज का पहला दिन कैसा गया? तुम्हें अच्छा तो लगा? दादी दोनों को देखते हुए पूछती है। हाँ दादी, बहुत अच्छा गया और हमें बहुत मजा भी आया। तुम्हें मालूम है मैंने भी उस कॉलेज से ग्रेजुएट किया है, आयशा स्माइल के साथ कहती है। हमें मालूम है आयशा दी, हमने आपकी कॉलेज में तस्वीर भी देखी थी, गौरी खुशी के साथ कहती है। क्या तुम्हें वहां पर किसी ने परेशान तो नहीं किया? अगर ऐसा है तो तुम रुद्र और अभीर से बता देना, उसे देख लेंगे। आयशा ने उन्हें देखते हुए कहा। गौरी ने आयशा को आज कॉलेज में जो भी हुआ वो बताते हुए कहा, हाँ आयशा दी, आज एक सीनियर के ग्रुप ने हमारी रैंक भी लेने की कोशिश की, लेकिन देवांशी दी ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। आयशा और दादी ने जब देवांशी की तरफ देखा तो देवांशी ने अपने फेस को नीचे झुका लिया। कुछ नहीं, वो तो बस शंकर भाई के ट्रेनिंग का कमाल है।
दादी ने प्यार से देवांशी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अगर वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान करने की कोशिश करें तो अभी रुद्र या किसी को भी बता देना, वो उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे। वो चारों आपस में बात कर ही रही थी, तभी देवांशी के फेस के पास एक पानी का गिलास आता है। पानी देवांशी लेकर थैंक यू बोल पानी का गिलास ले लेती है, लेकिन वो जब उस पर्सन को देखती है जो पानी लेकर आई थी, तो देवांशी उसे पहचान नहीं पाती। 1 महीने में देवांशी ओबराय विला में मौजूद हर सर्वेंट से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो हर किसी को जानती थी। देवांशी उस पर्सन को देखती है जो एक लड़की थी जिसकी उम्र 19-20 साल होगी। हाइट 5 फुट 2 इंच, हल्का गेहुआ रंग, काली बड़ी बड़ी आंखें, घुटनों तक आते काले घने बाल जिनकी उसने 2 चोटी गूंथी हुई थी। सिंपल घाघरा चोली पहने हुए वो बहुत सुंदर लग रही थी। तुम कौन हो? देवांशी उस लड़की से सवाल करती है। यूरोप। अधीर अपने स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। वो काम करने में पूरी तरह से फोकस था। अधीर अभी काम ही कर रहा था, तभी उसके लैपटॉप में एक रेड लाइट जलने लगी। साथ ही स्टडी रूम में मौजूद रेड लाइट भी जलने लगी। रेड लाइट को जलता देख अधीर की आंखें छोटी हो गई। उस लाइट के जलने का मतलब था कि उन पर किसी ने हमला किया था और वो हमलावर विला के अंदर घुस गया। अधीर का विला पूरी तरह से सिक्योरिटी से लैसेस था, लेकिन उसके बावजूद भी हमला करने कोई छोटी बात नहीं थी। अधीर ने अपने टेबल के नीचे मौजूद एक बटन को प्रेस किया तो साइड में खाली दीवार ऊपर उठने लगी। अधीर अपने चेयर से खड़ा होकर स्टडी रूम की दीवार के पास गया। वो दीवार वहां से हट गई थी और उसके पीछे कई सारे मॉडर्न हथियार रखे हुए थे। वहां पर स्नाइपर राइफल से लेकर शॉर्ट गन भी थी। अधीर ने वहीं पर रखी 2 बहुत ही सुंदर पिस्तौल को उठा लिया, साथ ही उनकी एक्स्ट्रा मैगजीन भी ले ली। अधीर ने एक बटन प्रेस किया तो वो दीवार वापस नॉर्मल हो गई। अधीर दोनों गनों को लोड करके स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आया। रूम से बाहर निकलते ही अधीर के कानों में फायरिंग के साउंड आने लगे, जो पहले रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से नहीं आ रही थी। अधीर विला से बाहर आया तो गार्डन में अधीर के बॉडीगार्ड और जिन लोगों ने हमला किया था उनके बीच फायरिंग चल रही थी। अधीर ने भी उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। अधीर की वेपन स्किल्स बहुत अच्छी थी। वो हर गोली पर एक आदमी को शूट कर रहा था। कुछ ही समय में वो सभी लोग मरे हुए गार्डन में जमीन पर पड़े थे। अधीर के भी कई बॉडीगार्ड मर गए थे और कई घायल थे। अधीर का असिस्टेंट भी जल्दी से विला पहुंच गया था। जब उसे मालूम चला अधीर पर अटैक हुआ है, अधीर के गार्ड्स के उन हमलावर में से एक जिंदा बचे हुए आदमी को लेकर अधीर के पास आए। बॉस, ये जिंदा बच गया है, एक गार्ड ने अधीर को इन्फॉर्म करते हुए कहा। अधीर ने उस आदमी से बिना कुछ कहे सीधा उसके पैर पर गोली मार दी। गोली लगते ही उस आदमी की एक तेज चीख निकल गई। अधीर ने उसके फोरहेड पर अपनी गन को पॉइंट करते हुए बिना किसी इमोशन के पूछा, किसने भेजा है? अधीर का सवाल सुनकर भी उस आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला तो इस बार अधीर ने उसके दूसरे पैर को भी सूट कर दिया। उस आदमी की एक और दर्दनाक चीख निकल गई। उस आदमी ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, साइकोपैथ। अधीर ने अगले ही पल उस आदमी को सूट कर दिया। अधीर की बुलेट उसके फोरहेड को चीरते हुए निकल गई। साथ ही खून के छींटे अधीर के फेस पर भी आकर पड़ी। अधीर के असिस्टेंट ने जल्दी से अधीर के पास आते हुए कहा, बॉस, क्या ये सही कह रहा था? क्या सच में इसे? असिस्टेंट की बात को बीच में काटते हुए अधीर ने ऑर्डर देते हुए कहा, सभी घायलों को हॉस्पिटल लेकर जाओ और जिसकी भी डेथ हुई है उसकी बॉडी को इज्जत के साथ उसके घर पहुंचा दो, और उनकी फैमिली का ख्याल आज से राजवंशी इंडस्ट्रीज रखेगी। उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया। ओके बॉस, मैं सब देख लूंगा। अधीर पलट कर वापस विला में जाने लगा। तभी अधीर को कुछ याद आया। अधीर ने जल्दी से पलट कर पूरे गार्डन को देखा। उसकी आंखें पूरी जगह को स्कैन कर रही थी। असिस्टेंट जब अधीर को बेचैनी में कुछ ढूंढते हुए देखा तो वो अधीर के पास आ गया। बॉस, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? वेयर इज सी? अधीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। असिस्टेंट ने कुछ पल अधीर को कंफ्यूजन में देखा। बॉस, आप किसकी बात कर रहे हैं? अचानक उसके दिमाग में क्लिक हुआ। अधीर ने क्या सवाल किया था? अभी अभी क्या कहा? उसे समझ आ गया। अधीर की रितिका के बारे में पूछ रहा है। अधीर ने इस बार गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैंने पूछा वो कहाँ है? अभी के अभी ढूंढो उसे। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। अधीर के चिल्लाने पर सभी बॉडीगार्ड जल्दी से हरकत में आ गए और सभी जगह कृतिका को ढूंढने लगे। 1 मिनट में ही एक गार्ड जल्दी से अधीर के पास आया। बॉस, वो इधर। अधीर एक पल भी गवाए बिना गार्ड की बात सुने गार्ड ने जिस तरफ पॉइंट किया था उस तरफ बढ़ गया। अधीर जब वहां पर आया तो एक पेड़ के नीचे बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे कृतिका अपने सर को घुटनों में छिपाए अपने हाथों से कानों को ढककर बैठी हुई, साथ ही धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। कृतिका गोलियों की आवाज से डरकर अपने कानों को ही बंद कर लिया था। कृतिका को देख अधीर ने एक गहरी सांस ली, वरना एक पल के लिए वो बहुत घबरा गया था। अधीर ने कृतिका को देखते हुए आराम से कहा, अंदर चलो। कृतिका ने अधीर की बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
वो अभी भी पहले के जैसे ही बैठी हुई थी और बड़बड़ा रही थी। कृतिका के रिस्पॉन्ड ना करने पर अधीर ने इस बार तेज आवाज में कहा, अंदर चलो। लेकिन कृतिका अभी भी पहले की ही तरह थी। साथ ही कृतिका को अपनी बातों को इग्नोर करता देख अधीर को गुस्सा आ गया। अधीर ने इस बार आगे बढ़कर कृतिका के हाथों के बाजुओं को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, पहरी हो क्या जो कुछ सुनाई नहीं देता? अधीर की बाजू पकड़कर हिलाने से इस बार कृतिका ने अपने घुटनों से अपना सर बाहर निकाल कर अधीर की तरफ देखा। कृतिका का पूरा फेस आंसू से भीगा हुआ था। साथ ही उसकी मासूम आंखें डर से भरी हुई थी। प्लीज कृतिका को मत मारना, कृतिका ने जल्दी से कहा। वो बस इसी बात को रिपीट कर रही थी। अधीर भी कृतिका के फेस को देख रहा था। उसे कृतिका को देख बुरा लग रहा था और कृतिका को शांत कराने के लिए कुछ करता उससे पहले ही कृतिका ने अचानक से अधीर को धक्का दे दिया, जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और 2 कदम पीछे हट गया। खून खून चिल्लाते हुए कृतिका पीछे सरक रही थी। उसकी नजर अधीर के फेस और कपड़ों पर थी, जिनमें खून लगा हुआ था। कृतिका के चिल्लाने पर अधीर कृतिका के फेस को देखने लगा, जिस पर डर था। कृतिका सिर्फ लगातार खून खून चिल्ला रही थी। कृतिका को पैनिक अटैक आ रहे थे। कृतिका की आंखों के सामने बार बार एक सीन घूम रहा था, जिसमें एक कपल फर्श पर पड़े हुए थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी कृतिका उनके शरीर को देख रही थी। अधीर भी कृतिका को पैनिक करता देख घबरा गया था। वो कृतिका को शांत कराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कृतिका अधीर से डरकर पीछे हो जाती है। कृतिका डरते हुए एक तेज चीख के साथ बेहोश हो जाती है। कृतिका की बॉडी बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन कृतिका की बॉडी जमीन को छूती उससे पहले ही अधीर कृतिका को अपनी बाहों में भर लेता है। अधीर कृतिका के गालों को थपथपाते हुए कृतिका को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कृतिका पहले ही बेहोश हो चुकी थी। अधीर ने कृतिका को अपनी बाहों में भरा हुआ था। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गीला महसूस होता है। अधीर कृतिका की बैग से अपना हाथ हटाकर देखता है तो वहां खून था। कृतिका की बैग पर गोली लगी थी। साथ ही कृतिका के सर के पीछे से भी खून निकल रहा था। जल्दी से कार्ड निकालो, अधीर कृतिका को अपनी बाहों में उठाते हुए चिल्लाकर असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए कहता है, इंडिया मुंबई। तुम कौन हो? देवांशी उस लड़की से सवाल करती है। वो लड़की देवांशी का सवाल सुन एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, मेरा नाम सोना है। वाओ, तुम्हारे बाल कितने बड़े हैं, तुम इनमें क्या लगाती हो? गौरी ने खुशी से सोना के लंबे बालों को देखते हुए कहा। सोना ने अपनी चोटी को अपने हाथ में लेते हुए स्माइल के साथ कहा, मेरे बाल सुंदर है ना? मुझे मालूम है, मेरी माँ इनमें रोजाना तेल लगाती है, इसीलिए ये इतने बड़े और मुलायम है। क्या तुम मुझे भी बताओगी अपने लंबे बालों का राज? गौरी सोना के बालों को टच करते हुए कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बालों की रोजाना तेल से मालिश करूंगी ना, तो देखना तुम्हारे बाल भी 6 महीने में मेरे जितने लंबे हो जाएंगे। सोना गौरी को विश्वास दिलाते हुए कहती है। देवांशी सोना को देखते हुए पूछती है, तुम क्या यहाँ पर नई आई हो? दादी देवांशी को जवाब देते हुए कहती है, हाँ, इसे रियांश लेकर आया है। वो गया था तब उसे सोना मिली थी। सोना को मदद की जरूरत थी, इसीलिए वो उसे यहाँ ले आया। वैसे सोना बहुत बातूनी है, दादी सोना के बारे में बताते हुए कहते हैं, क्योंकि सोना जब से आई थी वो हर किसी से बातें किए जा रही थी। देवांशी अपना सर हाँ में हिलाती है। उसे सोना बहुत पसंद आई थी। ऊपर से सोना देवांशी और गौरी की उम्र की ही थी, इसीलिए कुछ ही समय में उसके साथ उसकी दोस्ती भी हो गई। देवांशी और गौरी थोड़ी और देर सभी से बात करके फ्रेश होने के लिए अपने अपने रूम में चली जाती है। देवांशी सीढ़ियों से होते हुए अबीर के रूम में चली जाती है। रूम में एंटर करते ही देवांशी सबसे पहले बैग को सोफे पर रखकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद देवांशी बाथरूम से बाहर आती है, तभी उसके रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। देवांशी जाकर डोर ओपन करती है तो बाहर एक मेड खड़ी थी, जिसके हाथ में एक पैकेट था। मैम, ये सर ने भेजा है आपके लिए। मेड वो पैकेट देवांशी को देकर वहां से चली जाती है। रूम में आकर देवांशी वो पैकेट खोलकर देखती है तो उसमें एक रेड कलर की बहुत सुंदर साड़ी थी। साथ ही एक नोट भी था। देवांशी उस नोट को खोलकर पढ़ती है, शाम को रेडी रहना। नोट को पढ़ देवांशी के फेस पर स्माइल आ जाती है। उस साड़ी को बाहर निकाल कर देखती है, जो सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। रियांश अपने कैबिन में बैठा हुआ था। रियांश का भी सभी की तरह एक पर्सनल कैबिन था। रियांश कैबिन में काम कर रहा था, तभी कैबिन का डोर खुलता है। रियांश अपना सर उठाकर डोर की तरफ देखता है तो कैबिन में कोई और नहीं, रूही थी। रूही चलते हुए रियांश के टेबल के पास आती है। रूही अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को टेबल पर रखते हुए कहती है, बॉस, मैंने आज का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। रियांश अपना सर हाँ में हिलाकर वापस से अपने लैपटॉप में काम करने लग जाता है। रियांश को काम करते देख रूही चलकर रियांश के चेयर के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। रूही रियांश के गले में अपनी बाहें लपेटते हुए कहती है, तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी है और तुम हो कि इस लैपटॉप को देख रहे हो, जिसका पूरा ध्यान काम पर था। रूही के इस तरह नजदीक आने पर वो उसे रोकते हुए कहता है, रूही, ये तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा
मैं काम में कितना बिजी हूँ। रियांस की बात सुन रूही रियांस से अलग होते गुस्से में कहती है, जब तुम्हें ये काम ही करना था तो मुझे गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? अपने इसी लैपटॉप को गर्लफ्रेंड बनाते। रूही कैबिन से बाहर जाने लगती है। तभी रियांस रूही का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में खींच लेता है। रूही आकर सीधा रियांस की गोद में गिरती है। वो अपने हाथ रियांस की गर्दन में लपेट लेती है। रियांस भी रूही की कमर को पकड़ लेता है। हाँ, तो कोई नाराज है? रियांस रूही के फेस को देखते हुए सवाल करता है। रूही गुस्से में अपना मुंह फुलाकर रियांस से अपने चेहरे को फेर लेती है। रियांस रूही के चिन के नीचे दो उंगली रखकर रूही के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो और बताओ तुम क्या कह रही थी? लेकिन रूही अभी भी रियांस से गुस्सा थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम करो अपना काम। रूही रियांस से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रियांस ने उसे छोड़ा नहीं था। अच्छा ठीक है, गुस्सा करना बंद करो और बताओ तुम क्या कहना चाहती थी? रियांस प्यार से रूही के गाल को सहलाते हुए पूछता है। रूही रियांस का हाथ गुस्से से अपने गाल से हटाकर रियांस की गोद से उतर जाती है। जाओ, मैं नहीं बताने वाली। अगर तुम जानना चाहते हो तो पहले मुझे मनाना पड़ेगा, कहकर रूही रियांस को जीभ दिखाकर कैबिन से बाहर चली जाती है। कैबिन से बाहर निकलते ही रूही के फेस पर एक एबल स्माइल आ जाती है। रूही अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज करके वहां से चली जाती है। रूही के कैबिन से बाहर निकलते ही रियांस, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, उसका फेस सीरियस हो जाता है। रियांस टेबल से टिश्यू पेपर उठाकर अपने हाथों को ऐसे पोंछता है जैसे उसने किसी गंदी चीज को हाथ लगा लिया हो। हाथ साफ करके रियांस टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है, फिर वापस कॉन्सेंट्रेट के साथ काम करने लगता है। यूरोप। अधीर कार की बैक सीट पर कृतिका को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। अधीर ने टाइटली कृतिका को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। अधीर के फेस पर बहुत ज्यादा चिंता और घबराहट के भाव थे। वो डरा हुआ था, शायद लाइफ में दूसरी बार वह इतना डरा था। अधीर लगातार कृतिका के गालों पर थपथपाया जा रहा था ताकि वो कृतिका को होश में ला सके, लेकिन कृतिका की पूरी बॉडी बेजान थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। ज्यादा खून बहने की वजह से कृतिका का सुंदर फेस भी अब पीला पड़ गया था। अधीर ने गुस्से में ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी तेज चलाओ। ड्राइवर पहले से ही गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अधीर के चिल्लाने पर उसने गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ा दिया। कुछ ही समय में अधीर की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। साथ ही अधीर के बॉडीगार्ड की कार भी आ गई थी। अधीर बिना किसी का इंतजार किए कृतिका को अपनी गोद में लेकर कार से बाहर निकला और भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अधीर के पीछे उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड भी थे। हॉस्पिटल के भीतर डॉक्टर्स की टीम पहले से ही अधीर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि असिस्टेंट ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। एक डॉक्टर ने अधीर को कृतिका को स्ट्रेचर पर लेटाने को कहा। अधीर की कृतिका को स्ट्रेचर पर सुलाते ही वो उसे सीधे आईसीयू की तरफ ले जाने लगा। अधीर भी कृतिका के हाथ को पकड़े हुए चल रहा था, साथ ही वो बार बार कृतिका को आवाज दे रहा था। डॉक्टर्स ने अधीर को आईसीयू के बाहर ही रोक दिया, लेकिन अधीर अंदर जाने की जिद कर रहा था। छोड़ो मुझे, उसे गोली लगी है, मुझे उसके पास जाने दो। एक डॉक्टर ने अधीर को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अधीर वहां मौजूद किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि अधीर को रोकने के लिए उसके बॉडीगार्ड को भी अधीर को पकड़ना पड़ा, लेकिन वो भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। असिस्टेंट ने अधीर को समझाते हुए कहा, सर प्लीज रुक जाइए, डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, वरना मैम को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। आप हमेशा के लिए उन्हें खो देंगे। वो हमेशा के लिए कृतिका को खो देगा। ये सुन अधीर बिल्कुल शांत हो गया। अधीर के शांत होते ही सभी गार्ड्स ने अधीर को छोड़ दिया। डॉक्टर्स भी आईसीयू के भीतर चले गए। अधीर के पूरे कपड़ों पर खून लगा था, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ एक टक आईसीयू के दरवाजे पर लगे ग्लास से अंदर कृतिका को बेजान पड़े बेड पर लेटे हुए देख रहा था। डॉक्टर तुरंत ही कृतिका को खून चढ़ाने लगा। इंडिया, मुंबई। 9 बजे अबीर की कारों का काफिला आकर ओबराय विला के बाहर रुकता है। एक गार्ड आगे बढ़कर अबीर के लिए कार का गेट खोलता है। अबीर कार से बाहर निकलकर सीधा विला के अंदर चला जाता है। अबीर के पीछे रुद्र, रियांश और शंकर भी कार से बाहर निकलते हैं। अबीर बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। अबीर जैसे ही रूम में एंटर करता है तो सामने देख अबीर की आंखें सामने ही टिक जाती है। रूम में दिवांशी, वो रेड साड़ी पहनकर मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी। साड़ी का ब्लाउज बैकलेस था, इसलिए देवांशी की पूरी पीठ अबीर की आंखों के सामने थी। अबीर धीरे धीरे बढ़ते हुए देवांशी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। देवांशी भी मिरर से अबीर को अपने पीछे खड़े देखती है। देवांशी की गोरी कमर जो साड़ी से साफ साफ दिखाई दे रही थी, वो अबीर को पागल कर रही थी। अबीर अपना हाथ देवांशी की गोरी कमर पर रख उसे सरकाते हुए देवांशी के पेट तक ले आता है। अबीर देवांशी के बैग को पूरी तरह से अपनी चेस्ट से चिपका लेता है। अबीर के टच करते ही इस एहसास से देवांशी अपनी आंखें बंद कर लेती है।
वो गहरी सांस लेते हुए अपने दिल को काबू करने की कोशिश करने लगती है। अभी देवांशी के बाद जिन्हें देवांशी ने आगे किया था उन्हें पीछे करके देवांशी के शोल्डर पर अपने होठों को रख वहां पर किस करने लगता है। अबीर के किस करने पर देवांशी अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में भर लेती है ताकि वो अपने आप का कंट्रोल कर पाए। प्लीज मत कीजिए ना, देवांशी अबीर को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है। लेकिन अबीर अभी भी देवांशी के शोल्डर को गर्दन पर किस कर रहा। देवांशी को किस करके अबीर का जब मन भर जाता है तब जाकर वो देवांशी से अलग होता है। अबीर बिना कुछ कहे देवांशी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ रूम से बाहर ले जाने लगता है। देवांशी जो उम्मीद कर रही थी अबीर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अबीर के कुछ न कहने पर देवांशी का मुंह बन जाता है। कितनी अकड़ू है, मैं इनके लिए इतना तैयार हुई लेकिन इन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो सीधी खड़ी हो जाती है। अबीर भी देवांशी को मुंह बनाते हुए देख रहा था। वो समझ रहा था देवांशी उसे कोस रही है, लेकिन अबीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अबीर देवांशी को लेकर बला के बाहर आया, जहां पर एक कार पहले से ही तैयार थी। अबीर ने देवांशी को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अबीर ने आज खुद ड्राइव करने का फैसला किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई उसके और देवांशी के पर्सनल मोमेंट के बीच कोई आए। कुछ ही समय में अबीर की कार ओबराय विला से निकल गई। देवांशी विंडो से बाहर के नज़ारे को देख रही थी। रात में बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? देवांशी एक्साइटमेंट से अबीर की तरफ देखते हुए सवाल करती है, लेकिन अबीर देवांशी का सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अबीर का अभी सारा ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर ही था। अबीर को अपनी बातों को इग्नोर करता देख देवांशी अबीर के हाथ को पकड़ उसे हिलाते हुए कहती है, बताइए ना हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी जान लेने। अबीर बिना किसी इमोशन के कहता है। अबीर की बात सुन देवांशी मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारी जान लेने? बताइए ना हम कहाँ जा रहे हैं प्लीज। लेकिन अबीर का अभी भी सारा ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर ही था। अबीर के फेस को इतना सीरियस देख देवांशी चिल्लाते हुए कहती है, कहीं आप सच में तो मुझे जान से मारने के लिए तो नहीं लेकर जा रहे हैं ना? प्लीज मुझे जान से मत मारना। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। रैबिट शांत बैठो, कुछ समय में तुम्हें वैसे भी मालूम चल ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। अबीर सामने देखते हुए ही कहता है। देवांशी भी अब अबीर से सवाल नहीं करती और वापस खिड़की से बाहर देखने लगती है। ओबराय विला। रियांश नीचे लिविंग एरिया में आता है लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। रियांश सभी को ढूंढ ही रहा था, तभी उसे नीचे सीढ़ियों की साइड में दादाजी के रूम से आवाज सुनाई देती है। रियांश अपने कदमों को दादाजी के रूम की तरफ बढ़ा देता है। रियांश रूम के बाहर से देखता है तो रूम में दादाजी, दादी, गौरी, आयशा, रुद्र और शंकर सभी मौजूद थे और सोना उन्हें अपनी बातों से हंसा रही थी। सोना की बात सुनकर सभी का अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। रियांश ने सोना को जब सभी के साथ इतना घुलता मिलता देखा तो उसके हाथों की मुट्ठियां बन गई। रूम के अंदर दादी जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, सोना बस करो, और कितना हंसाओगी, अब तो मेरा पेट भी दर्द करने लगा है। बाकी सभी ने भी दादी जी की बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। वो सभी पूरे महीने में इतना नहीं हंसे होंगे जितना सोना ने उन्हें आज हंसाया था। अच्छा ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए दूध लेकर आती हूँ। माँ कहती है सोने से पहले दूध पीना चाहिए, वो अच्छा होता है। मैं भी गाँव में सोने से पहले रोजाना दूध पीती थी। कहते हुए सोना रूम से बाहर चली जाती है। आयशा अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, दादी सोना कितनी बढ़िया है, मैं तो आज से पहले इतना कभी नहीं हंसी थी। गौरी भी आयशा की बात पर अपने सर को हिलाते हुए कहते, बिल्कुल आयशा जी, आज तो मजा ही आ गया। रुद्र भी स्माइल के साथ कहता है, सोना सच में बहुत अच्छी और मजाकिया है। सोना दादी जी के रूम से निकलकर सीधे किचन में आती है। तभी कोई सोना के हाथ को पकड़ उसे कोने में खींच लेता है। किसी के अचानक खींचने पर सोना के मुंह से एक चीख निकल जाती है, लेकिन पहले ही किसी ने सोना के मुंह पर हाथ रख उसे बंद कर दिया था। सोना सामने देखती है तो ये रियांश था। रियांश ने सोना को किचन में दीवार से लगाया हुआ था, साथ ही उसने एक हाथ से सोना के मुंह को बंद किया था। खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक भी आवाज निकाली। रियान सोना को आंख दिखाते हुए कहता है। रियान सोना के मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। रियान के हाथ हटाते ही सोना गहरी गहरी सांस लेने लगती है। आपने मुझे ऐसे अचानक क्यों खींचा? मैं डर गई थी। रियान सोना की बातों को इग्नोर करके गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे परिवार के करीब जाने की कोशिश मत करना। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इतना हंसकर बात करने की? रियांश की बात पर सोना मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन मैं कहाँ आपके परिवार के करीब गई थी, मैं तो उनसे बहुत दूर खड़ी थी। और अब मैं थोड़ी ना हर किसी से रोकर बात करूंगी, और वैसे भी आने से पहले माँ ने कहा था, अब आपका परिवार मेरा भी परिवार है और मुझे उसका पूरे दिल से ख्याल रखना है। वो तुम्हारा परिवार नहीं है, इसीलिए दूर रहो मेरी फैमिली से। ये सब रियांश बहुत गुस्से में कह रहा था। साथ ही रियांश सोना की बाजुओं को टाइटली पकड़ा हुआ था। रियांश ने सोना की बाजुओं को इतना टाइट पकड़ा था जिससे सोना को दर्द हो रहा था। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है।
फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।